निठारी गांव में साल 2006 में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की वजह से नोएडा का एक छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। जिसने भी इस केस के बारे में सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। आज भी वारदात के 18 साल बाद निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोगों के दिमाग में फिर से वही चीज़ें याद आती हैं जो साल 2006 में हुई थी। तो आखिर साल 2006 में निठारी गांव में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर नहीं निकल पाया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। दिल्ली के पास ही बसे नोएडा में एक जगह है निठारी। ये एक ऐसा एरिया है जिसके एक तरफ नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाले अमीर लोगों के बंगले हैं और दूसरी तरफ निठारी गांव जिसके अंदर गरीब लोगों की एक ऐसी बस्ती है जहां के ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले और हाउस हेल्प का काम करते हैं और देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। मतलब एक ही जगह पर हम दो तरह की ज़िंदगी जीते हुए लोगों को देख सकते हैं। पर निठारी में साल 2003 से लगातार कुछ मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स आने लगी। 2 साल के अंदर अंदर 16 से लेकर 20 बच्चे गायब हो चुके थे और ज़्यादातर बच्चे इसमें निठारी के झुग्गी वाले एरिया के थे। सबसे अजीब बात ये थी कि इनमें से एक भी खोया हुआ बच्चा कभी भी वापस नहीं आया। और तो और पुलिस ने भी इन बच्चों को ढूंढने में कोई खास हेल्प नहीं करी क्योंकि ये सारे बच्चे बहुत ही लोअर क्लास के थे और इन स्लम्स में रहते थे। इसी वजह से जब कोई भी फैमिली अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती थी तो पुलिस उन लोगों को रिपोर्ट लिखने से मना कर देती थी और उन्हें वापस भेज देती थी क्योंकि सीधी और साफ बात ये थी कि यहाँ के लोग गरीब थे जो कि मिस्त्री और ऑटो चलाने का काम करते थे। पुलिस की नज़रों में इन लोगों की कोई खास वैल्यू नहीं थी और उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारे झुग्गी के बच्चे हमेशा घूमते रहते हैं तो यहीं कहीं चले गए होंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। क्योंकि इन एरियाज़ में रहने वाले बच्चे अक्सर अपने घर से तंग होकर भाग जाते थे और कुछ टाइम इधर उधर बिताने के बाद ये वापस अपने घर आ जाते थे, इसलिए पुलिस इन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पुलिस ने यहाँ पर एक सिंगल कंप्लेंट तक को नहीं लिखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर करीब 2 साल तक बच्चे गायब होते रहे। पुलिस के यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि पुलिस को इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, पुलिस तो हर किसी की मदद के लिए बनाई गई है। ऐसे में पुलिस की लापरवाही से न जाने कितने बच्चे गायब होते रहे। कुछ टाइम बाद अचानक से निठारी गांव में एक और केस सामने आया। फरवरी 2005 में रिम्पा नाम की एक 14 साल की बच्ची नोएडा के सेक्टर 31 के पास से गायब हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर ये लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। रिम्पा के माता पिता ने काफी बार पुलिस वालों से मिन्नतें करी कि हमारी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए, पर पुलिस वालों ने उनकी एक बात नहीं सुनी और पुलिस वालों ने उनकी मदद नहीं करी। तो रिम्पा के पेरेंट्स ने भी हार मान ली और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। रिम्पा के गायब होने के कुछ एक महीने बाद जिस एरिया में रिम्पा गायब हुई थी उसी एरिया में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उस एरिया में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था जिसके ठीक नीचे एक ड्रेनेज भी था। तो क्रिकेट खेलते खेलते इन बच्चों की बॉल इस नाले में गिर गई। नाले में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए कोई भी बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता था। फिर भी 2 लड़के अपनी बॉल लेने के लिए इस नाले में गए। जब उस नाले के पास पहुँचे तो उन्होंने नोटिस करा कि इस नाले में कुछ पॉलीथीन बैग्स दिख रहे हैं जिसमें से हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। ये हाथ किसी बच्चे का ही लग रहा था। ये देखकर वो बच्चे वहाँ से सीधा चिल्लाकर भाग गए, जिसके बाद ये मैटर पुलिस वालों को बताया गया और देखते ही देखते उस नाले के पास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इस बात को अनदेखा कर दिया और वहाँ मौजूद लोगों को कहा तुम लोग भी इस बात को भूल जाओ कि तुमने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी देखी है। पुलिस ने उन लोगों को समझाते हुए कहा कि हाथ किसी बच्चे का नहीं है, ये हाथ किसी जानवर का है जो थोड़ा बहुत किसी इंसान के हाथ की तरह लग रहा है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने घर पर वापस चले जाओ। उसके बाद नोएडा पुलिस उस पॉलीथीन बैग को लेकर वहां से गायब हो गई और ये एविडेंस भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद इस चीज को कवर अप कर दिया गया। ये बात बाद में आके कोर्ट में भी बोली गई थी। इसी पानी की टंकी के ठीक पीछे सेक्टर 31 में एक घर था जिसका नंबर था D5। 7 मई 2006 की शाम निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने माता पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहाँ गई थी
उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो चुके थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। काफी कोशिश के बाद वो ड्राइवर मिल गया। नंदलाल जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो पायल को छोड़ने के बाद वहां पर रुका था, क्योंकि पायल ने उसे ऑटो का किराया नहीं दिया था। और पायल ने उस ऑटो ड्राइवर से कहा था कि भैया आप यहाँ पर रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जिसके बाद पायल इस फ्लैट D5 में चली गई। जब पायल बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने इस घर की बेल बजाई तो अंदर से एक आदमी आया जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। ये इस घर का नौकर था जो कि उत्तराखंड से दिल्ली आया था काम करने के लिए। जब ऑटो वाले ने इससे पूछा कि पायल कहाँ पर है तो उसने कहा कि पायल यहाँ से चली गई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि ऑटो वाला उस D5 गेट के सामने ही बैठा हुआ था और उसने पायल को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा भी नहीं था। पर इस बात को टालने के लिए सुरेंद्र कोहली ने उससे कहा कि वो तो पीछे वाले रास्ते से चली गई। ये सुनकर नंदलाल जी का शक अब यकीन में बदल गया था। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ है। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि साल 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास लगातार आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, पर पुलिस ने उसको वहां से ये कहकर भगा दिया कि देखो वो एक लड़की है, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। पहली बार मना करने के बाद भी ये पूरे 1 महीने तक पुलिस के पास जाते रहे, कंप्लेन लिखवाते रहे, पर उन्हें बार बार यहाँ से ये कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। इतना कुछ होने के बाद नंदलाल खुद D5 वाली कोठी गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 ईयर्स का मनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया। नंदलाल ने अपनी बेटी पायल की फोटो दिखाते हुए मनिंदर से पूछा तो मनिंदर ने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। ये दोनों पूरी रात बस रोते रहते और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेंगी। तो नंदलाल ने आखिर में वकील को हायर करके हाई कोर्ट में अपील की। मजिस्ट्रेट ने उनका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि ये उनकी FIR को रजिस्टर करे और उस पर तुरंत एक्शन ले। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पायल का फोन ट्रेस पर लगाया, जिससे ये पता चला कि जिस दिन पायल D5 वाले मकान में गई थी तब तक उसका फोन एक्टिव था, और जिस ऑटो वाले ने पायल को यहाँ तक छोड़ा था तो ऑटो वाले के जाने के टाइम पर ये फोन डीएक्टिवेट कर दिया गया था। पायल के फोन रिकॉर्ड में लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का था, इसलिए सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया था। पर इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होती, सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक D5 हाउस के ओनर मनिंदर सिंह पंडेर ने बेल दिलवा दी। D5 वाली कोठी में बस नौकर सुरेंद्र कोहली और एक और काम करने वाली माया रहती थी। मनिंदर सिंह पंडेर तो कभी कभी यहाँ पर आता था, वो भी बस अय्याशी करने के लिए। मनिंदर सिंह पंडेर की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, इसलिए वो कई बार यहाँ पर लड़कियों को लाता था या फिर कॉल गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता था और फिर सुबह उन्हें वापस भेज देता था। इन सब में सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की मदद करता था। शायद इसलिए उसने नंदलाल की बेटी को भी यहाँ बुलाया था। कहा जाता है कि जिस थाने में नंदलाल जी कंप्लेंट लिखवाने जाते थे उसी थाने में सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट करा गया था। पर इस थाने में मनिंदर सिंह पंडेर के बहुत ही रिलेशन अच्छे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने कोहली को छोड़ने की बात करी तो उसे एकदम से छोड़ दिया गया। पुलिस से परेशान होने के बाद नंदलाल ने लास्ट ऑप्शन कोर्ट के पास जाने की सोची। अक्टूबर 2006 में अब पुलिस को कोर्ट की सुननी पड़ी, जिसके बाद एक बार फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उन्होंने सबसे पूछताछ करनी शुरू करी। पुलिस ने जब सब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि आखिरी बार ये सारे बच्चे और औरतें D5 वाले घर के सामने ही दिखाई दिए थे, जो लापता हो चुके हैं। क्योंकि अब पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और ऑलरेडी पुलिस ने पायल के फोन को ट्रेसिंग पर लगवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मनिंदर सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया। पर मनिंदर ने कहा कि ये पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, और उसके पास इस बात का प्रूफ भी है। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड तक पहुंच गई। कई महीने बीत गए। नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और ये ट्रैकिंग रिकॉर्ड पर दिखने लगा। पुलिस ने फौरन उस फोन को ट्रेस किया तो वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला,
जिसने बताया कि ये फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें पहले से ही सिम डली हुई थी। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि ये सिम सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है। वही सुरेंद्र कोहली जो मनिंदर सिंह पंडेर के यहाँ काम करता था। 29 दिसंबर 2006 की रात को पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर को उनके बंगलों से अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर शॉक्ड में थे, जिसके बाद वो तुरंत निठारी के पास बने नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहां जो मिला ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाले में कई पॉलिथीन थी, जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटल यानी इंसानी कंकाल थे, कुछ बच्चों के कटे हुए सिर, किसी के शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े, चप्पल थी जो उन्हीं बच्चों की थी जो लापता हुए थे। कुल मिलाकर उस नाले से 19 स्कल्स मिले, मतलब कि इन दोनों ने 19 लोगों का मर्डर किया था। पर इसमें स्पेसिफिकली बॉडी के कुछ ही पार्ट्स थे, तो पुलिस को एग्जैक्ट नाम नहीं पता चला कि ये किसकी बॉडी है। वो बस डीएनए बेसिस पर ही आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। अब क्योंकि पुलिस ने इन 3 सालों में एक भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी थी और शरीर के पार्ट्स मिलने की बात जब बाहर आई तो ये चीज न्यूज में एकदम वायरल हो गई और पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर नोएडा में हुआ क्या। ये केस इतना भयानक था कि 11 जनवरी 2007 को पुलिस ने ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि अभी तक ये दोनों कुछ भी नहीं बता रहे थे। केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के बाद कुछ सच बाहर आया। इनके कन्फेशन के बाद जो चीज बाहर आई ये कोई भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर्स थे। पूछताछ में सुरेंद्र कोहली ने बताया कि इसने ही पायल को मारा था। सुरेंद्र ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और उसे मारने के बाद सुरेंद्र ने लाश के कई टुकड़े किए थे और फिर उसे पकाकर खा गया। सुरेंद्र ने ये बताया कि उसने सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया था। जब सुरेंद्र पर ढेर सारे साइकोलॉजिस्ट टेस्ट हुए तो उसने ये भी बोला कि उसके सपने में एक सफेद बालों वाली साड़ी पहने हुए एक औरत आई थी जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि आधे से ज्यादा टाइम वो बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरेंद्र का ये कहना था कि ये मनिंदर के कहने पर इन बच्चों और लड़कियों को नौकरी का लालच देकर घर के अंदर लाता था और जिसके बाद मनिंदर उनका फायदा उठाता था और सुरेंद्र उनको मारकर उनकी डेड बॉडी के टुकड़े कर देता था, जिसमें से कभी कभी वो कुछ पार्ट्स अपने पास ही रख लेता था और कुछ पार्ट्स को वो प्लास्टिक के बैग में डालकर अपने बंगले के पीछे फेंक देता था। और जो बॉडी पार्ट्स वो अपने पास रखता था उन्हें वो पकाकर या फिर कभी कभी कच्चा ही खा जाता था, ताकि घर में कोई भी एविडेंस ना रहे उसके अगेंस्ट। अब मनिंदर ने बताया कि इस घर में से सुरेंद्र कोहली और एक गार्डनर माया रहती थी और ये सारे के सारे खून हुए थे सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच और कोहली इन लोगों को घर पर ही मारकर पकाकर खाता था। तो क्या किसी ने भी इन लोगों की चीखें नहीं सुनी होंगी? कोहली के अकॉर्डिंग घर में 2 लोग और थे, पर उन्होंने कभी भी इस केस के खुलने तक इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं सुना था और किसी लड़की की चीख भी नहीं सुनी थी। पर ये सब चीज सुनने में काफी अजीब लगती है और एक झूठी कहानी की तरह भी लगती है, क्योंकि घर में 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ था और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। डॉक्टर विनोद कुमार जो कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका ये कहना है कि बॉडी के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ सभी मर्डर्स के पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग का मोटिव था। पर इन सबसे कोहली का कन्फेशन काफी अलग था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। उसने ये सब अपनी सनक को पूरा करने और इल्यूजन की वजह से करा था। इतनी सब चीजों की वजह से ये केस काफी घूम चुका था, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद इसमें और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। जनता की प्रेशर की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रख रही थी। इधर एक सर्च इतने बड़े केस में कन्वर्ट हो गई थी और दूसरी तरफ कोहली और मनिंदर का मोटिव ही क्लियर नहीं हो पा रहा था किसी को भी, ना ही इनका कोई पैटर्न था लोगों को अगवा करने का। दूसरा, कोहली ने खुद कहा कि उसने सारे खून दिन में करे थे, तो किसी ने भी पहले कुछ कैसे नहीं सुना। और एक और चीज कि किसी ने भी कैसे कभी इन बॉडी को ड्रेन में फेंकते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने आस पड़ोस में स्मेल की कंप्लेन करी, क्योंकि जब बॉडी सड़ती है तो उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। बाद में पुलिस को लगा कि शायद से ऑर्गन ट्रेडिंग की वजह से ये सारे के सारे कत्ल करे गए थे, जिसके बाद साल 2009 फरवरी में कोहली को सीबीआई ने मुजरिम करार कर दिया और दिसंबर में ही इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों मनिंदर और कोहली को डेथ सेंटेंस सुना दी, जिसमें कुछ समय कस्टडी में रहने के बाद सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर दोनों का नार्को टेस्ट हुआ और इस नार्को टेस्ट में ये सामने आया कि कोहली ने ही सभी लोगों को मारा था। और इनमें एक चीज काफी अजीब थी कि इस नार्को टेस्ट में ये भी साबित हो गया था कि मनिंदर सिंह का इन मर्डर्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसको इन किलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुरेंद्र कोहली ने भी कन्फेस करा था कि सारे के सारे मर्डर्स उसने खुद ही करे थे।
उसमें उसके मालिक का कोई भी हाथ नहीं था। अब ये 2009 में हुआ था, तो उसके बाद इन दोनों ने बहुत सारे घोटाले करे, जिसके बाद इनके लॉयर्स ने इनको फांसी की सजा से बचा लिया और ये कहा गया कि इनके ऊपर अभी भी ठोस एविडेंस साबित नहीं हुआ है। जबकि कोहली ने खुद कन्फेस करा था कि उसने ये खुद सबको मारा था, पर लास्ट में कोहली और पंडेर को मेरठ में अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। पर मनिंदर सिंह पंडेर को बाद में सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई गई। इसी वजह से अपनी 7 साल की सजा काटकर मनिंदर सिंह पंडेर अब खुला घूम रहा है। क्या पता मनिंदर ने ही सारे मर्डर करे हो और अपने नौकर पर इल्जाम लगा दिया हो, या तो उसे पैसों का लालच देकर या फिर उसे धमकाकर। पंडेर के परिवार वालों का अभी तक ये कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे इस बात की खबर तक नहीं लगी। निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई कि इस क्राइम का मोटिव क्या था। खैर, जो भी है, आप क्या सोचते हैं पूरे क्राइम को लेकर? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, किसी नए केस के साथ।